Good morning to all of you. My name is Dr. Pankaj Saini, Associate Professor, Department of Geology, School of Life Science and Technology, IIMT University. So today we will discuss about the topic Environment Impact Assessment Tool and Techniques. जैसे कि बच्चों आप जानते हो कि आज के समय में जो एनवायरनमेंट है, हमारा पर्यावरण है, वो डे बाय डे डिग्रेडेड हो रहा है, उसका डिग्रेडेशन हो रहा है। और बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं। उस अर्बेनाइजेशन एक टर्म है, यू नो वेरी वेल अबाउट द अर्बेनाइजेशन। अर्बेनाइजेशन इज द मूवमेंट ऑफ द रूरल पीपल टू द अर्बन जोन फॉर द बेटर फैसिलिटीज। एंड अनदर टर्म इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में जब हम सुनते हैं और जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ करता है। हमें जो गुड्स मिलते हैं, जो सामान मिलते हैं, वो इंडस्ट्रियल जो फील्ड होता है वो हमें उसे फुलफिल करता है, हमारी नीड को। इन सारी चीज़ों में हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण का, हमारे एनवायरनमेंट का जो लॉस हो रहा है, वो लॉस इस लेवल तक चला जाता है कि हम उसे चाहकर भी उसे दोबारा सही नहीं कर पाते। और ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इस पर्यावरण को बचाए। इसीलिए एक साइंटिफिक टर्म आया है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इस टर्म के बारे में यदि हम बात करें तो दिस लेक्चर विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट ऑफ द EIA, ऑब्जेक्टिव ऑफ द EIA and structure of EIA. Structure of the EIA, we select the pen. So objective of the EIA of this and structure of EIA and EIA process, methods of the EIA, and we also discuss about this today's lecture is about the environmental impact statements. And last one, second last one is the EC procedure, and last one is the legal aspects of the EIA. तो प्यारे बच्चों, हम ये जब हम देखते हैं कि ये लेक्चर के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले ये एक पिक्चर कैन डिपेक्ट्स मोर देन 1000 वर्ड्स। यू नो वेरी वेल अबाउट दैट कि एक पिक्चर जो होती है वो लगभग 1000 शब्दों से ज़्यादा हमें बताती है, हमें सिखाती है। ये एक इंडस्ट्रियल यूनिट है जिससे ये बहुत सारी गैसेस निकल रही है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर इज द पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट, इट द पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। एंड वो एटमॉस्फेयर को आप बहुत अच्छे से जानते हो, 3 कंपोनेंट होते हैं एनवायरमेंट के। फर्स्ट वन द एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। तो इसमें से यदि हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो इंडस्ट्रियल जो यूनिट है, इनसे जो भी मान लिया स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, जो हैजार्डस गैसेस निकलती है, वो हमारे एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट को डिस्टर्ब कर देती है। और मैं यही यहाँ पर इस पूरी चीज़ों को, यदि कोई भी हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को लगाने से पहले जो प्रोसेस होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में की जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट जो क्लाइमेट चेंज जो हमारी एजेंसी है, और उसके अंदर भी जो नेशनल जो प्रोटेक्शन एजेंसी है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, वो उनका एक रोल होता है कि वो किस तरह से इन सारी चीज़ों को मैनेज करे कि कोई भी प्रोजेक्ट जब लग रहा है तो उस प्रोजेक्ट को लगने से पहले ही उसकी मेरिट, उसकी डिमेरिट को देखा जाए, जांचा जाए, और जिससे कि ये हम मतलब देख सके कि इसका कोई बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है सोसाइटी पर, नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है हमारे एनवायरनमेंट पर, जो हमारे हेल्थ को इन द फॉर्म ऑफ द डिजास्टर के रूप में जो बाद में हमें दिखाई दे। तो उसे पहले ही प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिशमेंट करने से पहले ही हम चीज़ों को मैनेज करते हैं, उन्हें देखते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं। उसी को कहते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स, टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में हम इस पूरी इस लेक्चर में आज पढ़ने वाले हैं बच्चों। यू नो वेरी वेल अबाउट द even in commonly illiterate men on the streets talk about the pollution, health problems, disaster and water crisis and the global warming also. So and the erratic behavior of the climate change, yes, almost all over the world. But why? Because he is the worst sufferer who cannot afford the increasing the unpredictable vagaries of the climates in the general and the local weather fluctuation.
in the particular, and therefore every man is the concern for the personal to holistic global region. हमें सभी को पता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज द ड्राइवर ऑफ द स्ट्रक्चरल चेंज इन विच इज की इन द प्रोसेस ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. नो डाउट कि इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस होती है उसे हम बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, बट क्योंकि ड्राइवर है इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, गुड्स को लेने के लिए बहुत सारी चीजें हमें इंडस्ट्रियल प्रोसेस से मिलती है इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट. बट हमें देखना होगा इंडस्ट्री प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, नो डाउट, इन इकोनॉमी. एंड ए कंट्री industry are not only the responsible for the provide the goods but also the maintain the living standard of the people. No doubt industry has positive impact on the economy, employments and production of the goods. As a population rise, the industrialization growing faster than usual, it is the experience that industrialization affects environment in the different way, as you know very well about that. So dear students, the industrial emissions, industrial effluents, noise generation, adding the various pollutants in the atmosphere, hydrosphere and lithosphere, which is not only affect the environmental condition of the area but also the serious health problem of the community. People who live in the polluted environments are developing the chronic health problem and even the dying the prematurely due to the pollution exposure. The negative impact of the industrial pollution is not only the limited over the environment and the human health but also to the wild life and the vegetations, both terrestrial and aquatic, right? And in the last couple of the decades, due to the rapid industrialization, the industrial pollution has even the spread of the earth's poles. The scientists have already found traces of the industrial pollutants in the sample of the ice core from the Antarctica and the Arctic. It is a very dangerous situation. It is a very critical situation for all of us. Here, the primary impact are those impact that can be attributed directly to the proposed action. डायरेक्टली प्रपोज्ड एक्शन से कोई भी एक्शन हम ले रहे हैं, कोई भी प्रपोज एक्शन है, उसका डायरेक्टली जो इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारा प्राइमरी इम्पैक्ट में आता है. सेकेंडरी इम्पैक्ट आर द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट विच आर द फॉलोड बाय द प्राइमरी इम्पैक्ट इंड्यूस्ड टिपिकली एसोसिएटेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिकल एक्टिविटी. यानी कि ये सारी की सारी चीजें प्राइमरी इम्पैक्ट इज डायरेक्ट इम्पैक्ट और सेकेंड इम्पैक्ट इज द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ एनी प्रपोज्ड एक्टिविटी. वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द सेकंड इम्पैक्ट. हम इसे एक फॉर एग्जांपल हम इसे एक उसमें हम आपको समझाते हैं कि ये होता क्या है, किस तरह से सेकंड इम्पैक्ट दिखाई देता है. यानी कि हमने यदि एटमॉस्फेयर में कोई इम्पैक्ट किया और वो जाके आपको लिथोस्फीयर में दिखाई दे रहा है कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद, तो इट इज द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट. डायरेक्ट हमने लिथोस्फीयर में तो कुछ नहीं किया था, या हमने हाइड्रोस्फीयर में तो कुछ एक्टिविटी नहीं की थी या चेंजेस नहीं की थी, हमने तो एटमॉस्फेयर में किया था या हमने तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में किया था. हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कोई चेंजेस कर रहे हैं या इम्पैक्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ द प्राइमरी इम्पैक्ट, और वो दिखाई दे रहा है हमारा हाइड्रोस्फीयर में, कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट में, तो हम कहेंगे कि वो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट है, वो सेकेंडरी इम्पैक्ट है, वो कुछ समय बाद दिखाई देता है प्राइमरी इम्पैक्ट से. तो यहाँ पर एक्सेस अमाउंट ऑफ द सोइल इरोजन हो रहा है. एक्सेस अमाउंट ऑफ द सोइल इरोजन यानी कि कहीं पर सोइल इरोजन इज द अपर मोस्ट, मतलब सोइल इज अपर मोस्ट पार्ट, फर्टाइल सोइल, अपर मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ द अर्थ, राइट? And soil erosion is the movement या erosion of the top soil one place to another place या right place to wrong place. You know very well about that. हम यहाँ पर सोइल इरोजन हो रहा है. सोइल इरोजन के बाद ये सेडिमेंट्री नियर बाय द रिसोर्सेज, सेडिमेंटेशन होता है नियर बाय द वाटर रिसोर्सेज. यदि कहीं पर कोई टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सोइल इरोजन हुआ ड्यू टू द डिफोरेस्टेशन ऑफ द बाय द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी बाय द ह्यूमन बीइंग्स, वहां पर डिफोरेस्टेशन किया और वो सोइल इरोजन हुआ. तो सोइल इरोजन से क्या हुआ? सोइल इरोजन से वहां पर डिफोरेस्टेशन से सोइल इरोजन हुआ, सोइल इरोजन से सोइल इरोज हुई और नियर बाय द जो भी वाटर बॉडी है उसमें वाटर बॉडी में वो सोइल with the help of the soil erosion या with the help of the wind के कारण से या फर्दर डिफरेंट जो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण से वो यहाँ से आके सेडिमेंटेशन हो गया नियर बाय द वाटर रिसोर्स. जैसे सेडिमेंटेशन होगा तो उसकी जो सन की जो लाइट है, जो सन की लाइट उसमें पेनिट्रेट हो रही है वाटर इकोसिस्टम में, उसमें रिडक्शन आ जाएगा ड्यू टू द टर्बिडिटी, क्योंकि सोइल इरोजन होने से, सेडिमेंटेशन होने से उसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी वाटर की और टर्बिडिटी बढ़ जाएगी. तो टर्बिडिटी जैसे बढ़ती है तो रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ द सनलाइट, सनलाइट में रिडक्शन हो गया
जैसे ही सनलाइट में रिडक्शन हुआ तो उसकी टर्बिडिटी बढ़ी, तो रिडक्शन इन द डीओ इन वाटर बॉडी इन दैट कंपोनेंट ऑफ द वाटर एक्वेटिक लाइफ में रिडक्शन इन डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी, क्योंकि सन से जो लाइट आ रही है फोटोन एनर्जी वो हमारे जो हमारे ग्रीन प्लांट है वो ग्रीन प्लांट उन्हें कैच कर रहे हैं और उसे वहां पर जाके फिर फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, बट फोटोसिंथेसिस रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ द सनलाइट हो जाएगा, उससे क्या है रिडक्शन इन द डी हो जाएगा, और जब डिजोल्व ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी उस वाटर बॉडी में तो एक्वेटिक वाटर इफेक्टेड होगा ड्यू टू द लैक ऑफ द डीओ इन ए वाटर बॉडी। एक्वेटिक लाइफ इफेक्ट होगी, उसमें जितनी फिशेज है उन्हें ऑक्सीजन कम मिलेगी तो वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड होगी, और इफेक्टेड वाटर क्वालिटी, फाइनली वाटर क्वालिटी इफेक्टेड होगी। तो हमने कहा कि सेकंड इंपैक्ट, हमने तो इंपैक्ट किया था इन द फॉर्म ऑफ द डिफोरेस्टेशन इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, बट वो इंपैक्ट दिखाई दे रहा है हमारा एक्वेटिक या हाइड्रोस्फीयर में, तो ये है सेकंड इंपैक्ट ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, राइट। तो इंपैक्ट, here is the two type of the impact, first one is the primary impact, second is the secondary impact। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये यहां तक ये हुआ। अब आगे नेक्स्ट हम चलते हैं। हाँ, तो इम्पैक्ट जो हो रहा है या ये क्या करता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या करता है, किसी भी जो इम्पैक्ट हो रहा है उस इम्पैक्ट को ये जो इम्पैक्ट हुआ है इस इम्पैक्ट को या ये क्या करता है, प्रपोज अल्टरनेटिव ढूंढता है। भैया ये जो इम्पैक्ट हो रहा है, प्राइमरी इम्पैक्ट, सेकेंडरी इम्पैक्ट, जो भी इम्पैक्ट होंगे उसके कुछ प्रपोज अल्टरनेटिव ढूंढेगा कि इम्पैक्ट कम हो। पहली तो बात हो ही नहीं, यदि उसके कुछ या तो अल्टरनेटिव होने चाहिए जिससे कि उसके इम्पैक्ट बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट हो उसका, जो एक तरह से बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले। फिर प्रिवेंट डैमेज, जो भी हमारा जो नुकसान होगा उस नुकसान को प्रिवेंट करे, डैमेज को प्रिवेंट करे, जो भी नुकसान होगा तो कम से कम नुकसान हो हमारा, विद स्पेशल रेफरेंस टू सोसाइटी, इकोनॉमी आल्सो एंड इकोलॉजी एज वेल एज द एनवायरमेंट। तो ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर इस EIA में पढ़ेंगे। तो definition of the EIA. Now we will discuss about what is the basic definition of the EIA. EIA is the systematic process to identify, predict and evaluate the environment effect of the proposed action and project. तो ये जो proposed action आप देख रहे हो, this is the main thing to know about that, कि ये जो proposed action का मतलब कोई भी एक्टिविटी चलने वाली है, कोई भी एक्शन होने वाला है, कोई भी प्रोजेक्ट बनने वाला है, उससे पहले हम ये EIA की प्रोसेस करते हैं। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है कि भैया ये जो प्रोजेक्ट लगने वाला है या ये कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल फील्ड सेटअप होने वाला है, इस इंडस्ट्रियल फील्ड को सेटअप होने से पहले इस पर एनवायरनमेंट पर इसका क्या क्या इंपैक्ट है, पॉजिटिव इंपैक्ट है या नेगेटिव इंपैक्ट है। दो तरह के इंपैक्ट होते हैं, आपको पता है, एवरीथिंग यू नो वेरी वेल अबाउट दैट, कि दो तरह के इंपैक्ट, पॉजिटिव इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट। यदि पॉजिटिव इंपैक्ट है तो वेल एंड गुड, यदि नेगेटिव इंपैक्ट है तो उसके अल्टरनेटिव कौन कौन से हो सकते हैं, रिमीडियल मेजर्स कौन से हो सकते हैं, मिटिगेशन मेजर्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये हमें सारी चीजें ये EIA बताता है। और जब से ये EIA आया है तो ये मेक श्योर करता है कि हमें किस तरह की कोई हैजार्डस कंडीशन ना मिल जाए या कोई डिजास्टर ना मिल जाए। जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी का एक बहुत ही इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट थिंग, मिथाइल आइसोसाइनेट MIC के कारण। और ये भोपाल शहर में 1984 में 2 दिसंबर 1984 को घटना घटी थी, इन द फॉर्म ऑफ बिग या मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स इन इंडिया। तो उससे सीख मिली है कि यार इतनी सारी चीजें होती है, और ये बड़ा एक ह्यूमन को लॉस हुआ, एज वेल एज द वाइल्ड लाइफ को भी लॉस हुआ वहाँ पर। और आज भी भोपाल शहर में बहुत सारी मतलब लोगों में डिमेरिट्स है उन लोगों में कि ये जो घटना घटी थी इससे वहाँ पर लोग आज भी कहीं ना कहीं उससे इफेक्टेड है। तो और on the one we can say the environmental impact assessment EIA is the commonly described as an the assessment of the impact of the planned activity on the environment, including impact on biodiversity, vegetation and ecology, water and air. So dear students, हमने आपको दो डेफिनेशन बताई। फर्स्ट वन, EIA is the systematic process to identify, predict and evaluate the environmental effect of proposed action and projects। और सेकेंड ये है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द EIA। किसी भी टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, हमने EIA को भी पढ़ा, यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव है,
कौन कौन से हम इसमें, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जैसे कि हर तरह के हमारी यूनिवर्सिटी के ऑब्जेक्टिव भी है, आईएमटी यूनिवर्सिटी के ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव यही है कि भी एक तरह से हम बहुत अच्छे से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाए और समाज में एक बहुत अच्छा एक मैसेज दे, जिससे ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ये एक जो ज्ञान का जो एक पूरा एक धारा है, वो धारा हमारी सोसाइटी में एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़े और अच्छे से ये सारी चीज़ें हो। तो हम ये जो पूरा का पूरा जो है, हम इसी क्रम में ये लेक्चर यहाँ पर दे रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द EIA में हम ये कहते हैं टू आइडेंटिफाई, प्रिडिक्ट, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द EIA टू आइडेंटिफाई, प्रिडिक्ट एंड इवैल्यूएट द इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट ऑफ द डेवलपमेंट एक्टिविटी। ये बात क्लियर कर लीजिए कि EIA कब होता है? EIA होता है बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एनी प्रोजेक्ट, एनी एक्शन, एक्शन लेने से पहले या प्रोजेक्ट लगने से पहले, एस्टेब्लिशमेंट होने से पहले ही EIA होता है। किसी भी इंडस्ट्रियल फील्ड का, किसी भी मेजर प्रोजेक्ट का EIA पहले होता है। तो यहां पर है सेकंड, ये सेकंड है टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन जो लिया जाता है, डिसीजन जो बनता है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाती है बाय द EIA टीम। उसमें क्या होता है, वो वहां पर उसकी लोकेशन, वो कहां पर है, उसका कोई इंपैक्ट तो, नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं है, पॉजिटिव इंपैक्ट तो नहीं, सब सारी चीजें वहां पर बताई जाती है। एंड थर्ड वन, टू प्रमोट द एनवायरमेंटल साउंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू द आइडेंटिफिकेशन एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स एंड मिटिगेशन मेजर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है पहले तो आइडेंटिफाई करता है कि कहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, फिर उसके अल्टरनेटिव ढूंढ के बताता है, एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव बताता है, और ये मिटिगेशन मेजर्स बताता है, रिमेडियल्स मेजर्स बताता है उस प्रॉब्लम्स के, और तब जाके उस प्रोजेक्ट को वो वहां पर लगने के लिए परमिशन दी जाती है, जिसे बोलते हैं EC, एनवायरमेंटल क्लियरेंस। यू नो वेरी वेल अबाउट दैट थिंग, राइट? नाउ we will discuss about the next topic, the future. As you know very well, the future depends on what we do in the present. बेनिफिट ऑफ EIA, भाई सीधी सी बात है। यदि कोई पूछने लगे कि भाई हम ये EIA पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और ये एक बहुत ही टूल एंड टेक्निक्स, जो EIA एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट टूल एंड टेक्निक्स का जो ये टॉपिक है, इसका प्रोफेशनल फील्ड में या हमारी सोशल लाइफ में या हमारे समाज को क्या फायदा है, तो इसके कुछ बेनिफिट है। फर्स्ट वन, इकोनॉमिकल बेनिफिट। यदि हम ये EIA करा लेते हैं तो हमें बाद में जाके बहुत बड़ा लॉस नहीं होता है, हमें पहले से पता लग जाता है कि इसके, यदि हम वो सारी EIA करा ले तो इकोनॉमिकल बेनिफिट। थर्ड वन, एनवायरमेंटल बेनिफिट मिलता है और सोशल बेनिफिट मिलता है। आपको सभी को पता है कि इकोनॉमी और एनवायरमेंट इज द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। यदि एक सिक्के को बात करते हैं तो एक साइड उसमें इकोनॉमी है, दूसरी तरफ उसमें एनवायरमेंट है। तो यदि हम केवल इकोनॉमी को देखें तो एनवायरमेंट हमारा पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और एनवायरमेंट यदि डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो प्योर एयर, प्योर वाटर, हमें जो हमारी नीड है, नीड ऑफ द लाइफ जो है, वो हमें नहीं मिल पाएगी। तो ऐसी इकोनॉमी का हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए इट इज टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, एक तरफ इकोनॉमी, एक तरफ एनवायरमेंट, ठीक है। तो सोशल बेनिफिट, भाई सोशल बेनिफिट क्या है, कोई भी यदि हम EIA करते हैं सोशल बेनिफिट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इसके ऑब्जेक्टिव है। Here, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as you know very well about that, the MOEFCC. MOEFCC एक ऐसी मेजर हमारी मिनिस्ट्री है, या सबसे बड़ी जो हमारी मिनिस्ट्री है, सब कुछ यही देखती है कि यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित क्या चीज़ें हो रही है, एनवायरमेंट से संबंधित, और वहीं से अंडर द गाइडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बहुत सारी चीजें, इसमें कुछ एक्ट बनाए गए हैं, जैसे कि ये वाटर कंजर्वेशन एक्ट 1974, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972, और एयर प्रोटेक्शन, एयर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन एक्ट 1981, एंड हियर इज द सेकंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ये सारे के सारे दे आर रिस्पॉन्सिबल बॉडी फॉर दिस इज द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। एक इसी में एक सेंट्रल पोल्यूशन CPC भी बनाई हुई है। ये बहुत सारी पोल्यूशन से संबंधी है, इस तरह की जो EIA से संबंधित प्रोसेस है वो सारी ये एजेंसी देखती है। Here step of the EIA, as you know very well about that, कि हम ये EIA प्रोसेस पढ़ रहे हैं, स्टेप पढ़ रहे हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं EIA में।
तो यहां पर ये प्रपोजल आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले प्रपोजल को आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये प्रपोजल है किस लेवल का। उसमें दो कैटेगरी होती है, एक होती है कैटेगरी बी, एक होती है कैटेगरी ए, एक होती है कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में फर्दर डिवाइड होता है कैटेगरी बी1, कैटेगरी बी2। आगे मैं नेक्स्ट स्लाइड में आप आगे इस पूरे लेक्चर में आपको उनके बारे में बताऊंगा कि ये कौन कौन से प्रोजेक्ट होते हैं। कैटेगरी ए में तो मैंडेटरी, पूरी तरह से मैंडेटरी होता है EIA होना ही होना है कैटेगरी ए वाले प्रोजेक्ट का। वो पूरा लिस्टेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में कि उसमें EIA होना ही होना है ना, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं स्क्रीनिंग। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग यानी कि स्क्रीन करते हैं कि भाई ये इसमें ये देखते हैं कि जो जैसे मैंने बताया कि वो EIA रिक्वायर्ड है या नहीं है। इनिशियल एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन होना है, नो EIA का रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि वो B2 में आता है ना। B2 कैटेगरी में नो EIA की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फर्दर उसे आप अपना उस प्रोजेक्ट को लगा सकते हो। ए में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ना, कि B1 में उसमें देखते हैं केस टू केस वेरी करता है कि यहां पर ये एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इसका होगा या नहीं होगा। आफ्टर दैट द क्लियरेशन मतलब कंप्लीटेड ऑफ दैट प्रोसेस एज नोन एज द EIA प्रोसेस, उसके बाद ही EC मिलता है। EC मतलब एनवायरमेंटल क्लियरेंस। यहां पर स्कोपिंग EIA रिक्वायर्ड है। यदि हम ए में चलते हैं, यदि हम ए वाली कैटेगरी में चलते हैं तो हम मान के चलते हैं कि इज मैंडेटरी फॉर EIA, तो EIA होगा, रिक्वायर्ड होगा। फिर स्कोपिंग का मतलब ये जो प्रोजेक्ट है उसका स्कोपिंग क्या है। स्कोपिंग आगे में फर्दर स्लाइड में आपको बताऊंगा स्कोपिंग के बारे में ना। थर्ड इंपैक्ट एनालिसिस, इंपैक्ट को एनालिसिस करेंगे हम कि इसका पॉजिटिव इंपैक्ट है, नेगेटिव इंपैक्ट है। नेगेटिव इंपैक्ट है तो फिर हम उसके मिटिगेट करेंगे, मिटिगेशन एंड इंपैक्ट मैनेजमेंट। तो यहां पर जो स्कोपिंग वाली बात आती है, दैट इज द इंपोर्टेंट ये पॉइंट है। स्कोपिंग में हम यहां पर पब्लिक को इन्वॉल्वमेंट कर लेंगे, उस सराउंडिंग जोन की पब्लिक को, उस सोसाइटी को हम इन्वॉल्व करेंगे। हम उनसे पूछेंगे, हम उनसे उनका फीडबैक लेंगे कि आपके एरिया में ये प्रोजेक्ट लग रहा है या ये कंपनी लगने वाली है, या इंडस्ट्रियल या सिडकुल जैसे बोलते हैं स्टेट जो इंडस्ट्रियल जो पूरा एरिया होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, तो वो लग रहा है। तो हम देखेंगे, वो पब्लिक को पूछा जाएगा कि ये इलाके में या आपके यहाँ ये प्रोजेक्ट लगने वाला है, आपको इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है। तो पब्लिक की फीडबैक यहाँ पर पहले दो जगह से पब्लिक की फीडबैक लेते हैं। फर्स्ट वन स्कोपिंग में लेते हैं शुरू में, इंपैक्ट को एनालिसिस करते हैं। इंपैक्ट को एनालिसिस करने के बाद हम यहां पर देखते हैं कि मिटिगेशन एंड इंपैक्ट को मिटिगेट करते हैं विद द डिफरेंट टाइप ऑफ द रिमीडियल मेजर्स या मिटिगेशन मेजर्स से हम उसे इंपैक्ट को मिटिगेट करते हैं। फिर उसके बाद हम यहां पर बनाते हैं EIA रिपोर्ट। EIA एक रिपोर्ट बनती है, पूरे प्रोसेस को यहां से चला, स्कोपिंग से, इंपैक्ट एनालिसिस से, मिटिगेशन एंड इंपैक्ट मैनेजमेंट से EIA रिपोर्ट को एक EIA रिपोर्ट बनाते हैं। तो फिर यहां पर रिव्यू होता है उस EIA रिपोर्ट का। रिव्यू का मतलब कि ये भाई किस तरह की रिपोर्ट है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। फिर यहां पर डिसीजन मेकिंग में आके, ये जो डिसीजन मेकिंग इज द इंपोर्टेंट टर्म फॉर ऑल EIA प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग में जो डिसीजन मेकर होते हैं वहां पर दो तरह की चीजें आती हैं। फर्स्ट आती है अप्रूव्ड, यदि ये सब चीज ठीक हो, रिव्यू यहां पर रिव्यू भी लिया गया, यहां पर रिव्यू के समय भी एक पब्लिक इन्वॉल्वमेंट है। ये तो पब्लिक इन्वॉल्वमेंट सेकंड, पब्लिक को सेकंड पॉइंट पर हमने यहां पर फिर इन्वॉल्व किया, फिर पूछा पब्लिक ने कि जो भी क्वेश्चन थे, पब्लिक की जो भी शंकाएं थी, वो यहां पर हमने इंपैक्ट को एनालिसिस करके मिटिगेट करने के बाद हमने उसे मिटिगेशन करा। उसके बाद हमने यही रिपोर्ट में पब्लिक को फिर रिव्यू लिया पब्लिक का कि भैया जो आपने कहा था वो हमने सही कर दिया, या ये प्रोजेक्ट इस तरह से आपकी शंकाओं को दूर कर रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पब्लिक में आपको मान लीजिए आपको एक इकोनॉमी आपकी बढ़ेगी और आपको एक रोजगार मिलेगा इस इलाके में ना, और ये एक तरह से एनवायरनमेंट को ज्यादा लॉस नहीं पहुंचाएगा। आपके वाटर भी आपका शुद्ध रहेगा, आपकी एयर भी शुद्ध रहेगी, है ना, प्योर रहेगी, और इस तरह से आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी शुद्ध रहेगा। तो उसकी गारंटी जब इन्हें हम देते हैं तब ज्यादा पब्लिक से दोबारा एक बार फिर उनका फीडबैक लिया जाता है। तो डिसीजन मेकिंग में यहां पर डियर स्टूडेंट्स, डिसीजन मेकिंग में यहां पर देखा जाता है या तो वो पूरी तरह से ठीक है तो अप्रूव कर दिया जाता है ना, इंप्लीमेंट एंड फॉलो इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। फॉलोअप का मतलब पोस्ट ये होता है उसमें कि भाई हमने ये प्रोजेक्ट बना दिया है, 5 साल बाद फिर उसमें देखेंगे कि भाई इसमें जो आपने बोला था, जो आपने स्टेब्लिशमेंट के बिफोर द स्टेब्लिशमेंट से पहले जो वादे किए थे, जो वो सारे के सारे आपने इंप्लीमेंट किए या नहीं किए, या प्रॉपर उसमें सिस्टमेटिक वे ऑफ में सारी चीजें वहां पर वो इंप्लीमेंट हुआ नहीं हुआ। जैसे कि हर एक इंडस्ट्री में एक ETP सेक्शन होता है, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट सेक्शन, ये मस्ट होता है फॉर एवरी इंडस्ट्री बाय द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो
ये सारी चीजें देखी जाती है। यदि वहां पर कुछ फॉल्ट होता है, यदि पब्लिक में का भी संतुष्टि नहीं होती है, तो वो नोट अप्रूव्ड भी हो जाता है। नोट अप्रूव्ड का मतलब वो अप्रूव नहीं हुआ है, या फिर रीडिजाइन हो जाता है। नोट अप्रूव्ड के बाद रीडिजाइन कर, दोबारा उसे रीडिजाइन कीजिए, उसमें जो भी मेथोडोलॉजी ली आपने या साइट सिलेक्शन आपका गलत था, वो सारी की सारी चीजें फिर रीसबमिट, दोबारा उसे रीसबमिट कीजिए। तो ये सारी की सारी EIA प्रोसेस की मैंने आपको बात बताई। डियर स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। हमारा जो पर्यावरण है, एनवायरमेंट है, वो हमें कहीं ना कहीं पोषित करता है। यदि हमारा पर्यावरण ठीक रहेगा, एनवायरमेंट ठीक रहेगा, तो हम भी ठीक रहेंगे, है ना। नेक्स्ट स्टेप इन द EIA प्रोसेस मैंने आपको अभी बता दिए पूरे के पूरे, मैं जस्ट इन्हें आपको रीड कर देता हूं। स्क्रीनिंग मैंने बता दिया आपको इन लास्ट स्लाइड, स्कोपिंग बता दिया, इंपैक्ट असेसमेंट एंड मिटिगेशन बता दिया, इंपैक्ट मैनेजमेंट बता दिया, इंपैक्ट को कैसे मैनेज करेंगे। EIA रिपोर्ट इज अनदर थिंग ऑफ द EIA प्रोसेस, रिव्यू ऑफ द EIA रिपोर्ट एंड लाइसेंसिंग, जो लाइसेंसिंग के लिए जाते हैं, और लास्ट वन द मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग इज द पार्ट ऑफ द पोस्ट EIA। मॉनिटरिंग होती रहती है। मॉनिटरिंग का मतलब मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम कि किस तरह से ये एक्टिविटी चल रही है, और ये एक्टिविटी आगे आगे फर्दर कोई बड़ा कोई घटना तो नहीं घट जाए इन द फॉर्म ऑफ द डिजास्टर के रूप में। जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में एक घटना घटी थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए आगे प्रोसेस को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है बच्चा। तो स्टेप ऑफ द स्क्रीनिंग ये मैंने पूरा आपको बता दिया है। दिस इज द स्टेप ऑफ द डिटरमाइन द वेदर नोट EIA रिक्वायर्ड ऑफ द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, व्हाट लेवल ऑफ द EIA रिक्वायर्ड। मैंने आपको बताया कि 3 तरह की कैटेगरी होती है, सॉरी 2 तरह की कैटेगरी होती है। फर्स्ट इन द कैटेगरी A और दूसरी कैटेगरी B। कैटेगरी B में फिर कैटेगरी B1 B2 आगे नेक्स्ट में आगे स्लाइड में बताऊंगा आपको कि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल ऑफ अस, और ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर हमारे लिए। स्क्रीनिंग प्रोसेस में मैंने आपको बताया मैंडेटरी EIA है नहीं है, ये सारी चीजें EIA रूल आउट, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, और ये एक प्रोसेस है इसकी पूरी, और आपको ये सारी चीजें में स्कोपिंग का मैं ये देखा जाता है कि हमारी उस प्रोजेक्ट की, जो प्रोजेक्ट बनने वाला है, जो लगने वाला है, उसकी क्या स्कोप है। फिजिकल केमिकल एनवायरनमेंट के लिए क्या स्कोप है उसका, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना, ह्यूमन एंड इकोनॉमी एनवायरनमेंट में वो क्या रोल प्ले कर रहा है, ह्यूमन में सोशल एनवायरनमेंट ह्यूमन के और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को कैसे वो बूस्टअप कर रहा है, या वो बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है फॉर द लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा रहा है इन द हार्मोनी कंडीशन, या ऑन द वन वी कैन से द सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ा रहा है ना। तो ये टूल्स फॉर द इंपैक्ट एनालिसिस मैंने आपको बताया, ये कुछ मेथड्स हैं। जब हम इंपैक्ट को एनालिसिस करते हैं, कुछ मेथड्स के द्वारा हम चेक करते हैं। मेथडोलॉजी होती है, जैसे चेकलिस्ट मेथड होगा, मैट्रिक्स मेथड होगा, नेटवर्क मेथड होगा, ओवरलेज एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस टर्म। एक्सपर्ट सिस्टम्स होते हैं, प्रोफेशनल जजमेंट होता है, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनका जजमेंट होता है कि दिस इज द राइट और नॉट राइट फॉर द आवर सोसाइटी एज वेल एज द एनवायरमेंट, दिस प्रोजेक्ट है ना। तो तभी जाके सारी चीजें होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे तभी एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलती है, इसी बोलते हैं उसे ना। तो ये इंपैक्ट मिटिगेशन मैंने आपको बताया, टू अवॉइड मिनिमाइज एंड रिमेडी एडवर्स द इंपैक्ट। पहले तो अवॉइड ही करते हैं, किसी भी इंपैक्ट को अवॉइड करते हैं भाई, अवॉइड। यदि अवॉइड नहीं कर सकते तो मिनिमाइज करते हैं ना, रिमेडियल मेजर्स ढूंढते हैं उसके एडवर्स इंपैक्ट के ना। वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर बताई हुई है। ऐसे ही ये सारी चीजें आपको रिपोर्टिंग मैंने आपको बताया कि डिफरेंट नेम ऑफ द EIA रिपोर्ट। EIA रिपोर्ट को हम EIS भी बोलते हैं, हम उसे एनवायरमेंटल इंपैक्ट स्टेटमेंट भी बोलते हैं, EIS भी बोलते हैं, है ना। EIS को हम अनदर नेम ऑफ द रिपोर्ट ऑफ रिपोर्टिंग इज कॉल्ड एज द एनवायरमेंटल स्टेटमेंट भी बोलते हैं बेटा। तो ये सारी की सारी चीजें वही है जो मैंने आपको बताया। रिव्यू बताया, रिव्यू इज द इंपॉर्टेंट द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। हियर द डिसीजन मेकिंग में वही मैंने आपको बताया कि जो हेल्प टू द स्टेब्लिश द एनवायरमेंट टर्म एंड कंडीशन फॉर द प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। ये डिसीजन मेकिंग में सारी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मॉनिटरिंग इज द टू एनालाइज द इम्पैक्ट, या टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट्स। Public involvement is important role play. Method of impact analysis मैंने आपको बता चुका हूँ. We have discussed about earlier slides. Ad hoc methods, checklist methods, matrix methods, overlays methods, network methods and models method and comparative studies and cost benefits analysis. These are the some methods to identify या to predict the impact of the proposed project in a area before the establishment of the project. तो
मेथोडोलॉजी के बारे में आपको बता दिया है। ये एक फाइनल स्टेटमेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ द EIA रिपोर्ट। द एनवायरमेंट इंपैक्ट स्टेटमेंट बोलते हैं, इज ए गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट दैट द आउटलाइन द इंपैक्ट ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट ऑन इट्स सराउंडिंग एनवायरमेंट। एनवायरमेंटल इंपैक्ट स्टेटमेंट्स आर द मीन टू द इन्फॉर्म टू द वर्क एंड डिसीजन पॉलिसी मेकर एंड कम्युनिटी लीडर्स आल्सो। ठीक है भाई, ठीक है बच्चा। It is an instrument by which we identify and assess the potential environmental, social and environmental impact of the proposed project, evaluate alternatives and the design the appropriate environmental and social management plans during the life cycles of the project. Now this is the picture, because you know very well the picture can depict the more than 1000 words. Here is the some proposed projects. This is the environmental impact statements. ये कुछ इसके इम्पैक्ट होते हैं, जैसे कि अर्बन, हिस्टोरिकल, कल्चर, क्वालिटी, क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट, सारे सब कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपको। ये यदि हमने विदाउट प्रॉपर कोई भी प्रोजेक्ट स्टेब्लिश कर दिया, हमने कोई उसमें EIA नहीं किया, तो उसका रिजल्ट यही आएगा। सराउंडिंग जोन में ये पूरा गार्बेज, ये इन द फॉर्म ऑफ द वाटर पॉल्यूशन के रूप में हम देख रहे हैं। दिस इज अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज यदि आज हम नहीं जागे तो हो सकता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी है वो हमें मान लिया इस चीज़ के लिए बड़ा मतलब हमें बड़ा एक तरह से बुरा भला कहे कि हमारे जो फोरी फादर्स थे या हमारे जो बड़े थे उन्होंने हमें कैसे एनवायरनमेंट दिया। तो हमें आज देखना होगा EIA इज द नीड ऑफ द ऑर्स, EIA इज द नीड ऑफ द टाइम। इन द फॉर्म ऑफ वाटर पोल्यूशन आपने देखा हो, ये सारे के सारी चीज़ें यदि ऐसे होती रही विदाउट, यदि EIA हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें सिस्टमेटिक हो जाती है। वो फिर ETP सेक्शन लगा के, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट सेक्शन फॉर मस्ट फॉर एवरी इंडस्ट्री बाय द एक तरह से ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो उसमें जब ETP लग जाता है हर इंडस्ट्री में, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, तो उसके इफ्लुएंट को पहले ट्रीट करते हैं और ट्रीट करने के बाद उसे उस लेवल तक, डिजायरेबल लिमिट तक लाते हैं, जिससे कि जब वो बाहर आउटर में जाए, वो वहां बाहर की चीजों को, बाहर के एनवायरनमेंट को इतना ज्यादा खराब ना करे, इतना ज्यादा उसे इंपैक्ट ना करे या उसे अनडिजायरेबल चेंजेस ना कर दे वहां पर जाके, और वो फिर फर्दर इन द फॉर्म ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीज एंड एज वेल एज द डिजास्टर के रूप में हमारे ह्यूमन बीइंग के सामने ना आए, है ना, हमें हमारी सोसाइटी के लिए खतरा ना बने। ये सारी चीजें देखते हैं। एयर पोल्यूशन, यदि ये सारी चीजें यदि EIA के थ्रू हो, या EIA हो जाए किसी भी कंपनी का, इंडस्ट्री का, इंडस्ट्रियल हब का, तो जो उससे गैसेज निकलती है वो प्रॉपर मैनेज गैसेज निकलेंगी। उसमें बहुत सारी जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स के रूप में जो जानते हैं हम, वो कम से कम निकलेंगे, और वो पहले से स्क्रबर के द्वारा, गैस स्क्रबर के द्वारा, या बहुत सारे और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके द्वारा पहले ही उसे कंट्रोल में या मिटिगेशन या उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर दिया जाएगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन हेल्थ एज वेल एज द एनवायरमेंट। तो ये अभी एनजीटी ने अभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है फॉर द स्क्रैप पॉलिसी जो इंडिया में लाई है। जो पुराने जितने भी व्हीकल्स होते हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड से बोर्ड एयर पोल्यूटेंट्स, मूविंग व्हीकल्स जो नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ द पोल्यूटेंट्स होते हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए एक स्क्रैप पॉलिसी लाई है कि भाई इतने साल या 10 ईयर 15 ईयर में ये जो जितनी भी मूविंग व्हीकल्स है या डीजल की गाड़ियाँ जो NCR रीजन में, वो तो पूरी तरह से बंद होगी। आपको पता ही है कि यदि वो 10 ईयर के बाद यदि कोई उसे चला रहा है तो उसका पूरी तरह से चलान हो रहा है वो पूरा। तो ये बहुत ही बढ़िया एक स्टेप है बाय द एनजीटी टू इम्प्रूव आवर एनवायरमेंट हेल्थ। लीगल एस्पेक्ट्स आपको पता है, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। यदि आपको 1994 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट हुआ करती थी उसमें, अब तो एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हो गई है। तो उसने इसी यानी कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस देने के लिए 1986 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू ये 1986 में आया। फिर 2006 में इसका अमेंडमेंट आया, EIA नोटिफिकेशन का 1994 में या अमेंडमेंट आया था। और ये एनजीटी एक एनवायरमेंटल लॉ जो है, जो ये हमारा इन द फॉर्म ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मेजर हमारी एक मिनिस्ट्री है टू कंट्रोल द ऑल टाइप ऑफ द work related to the environment protection as well as the environment and sustainable development।
तो एनजीटी अनदर एक तरह से ये एनजीटी राष्ट्रीय हरित जो अधिकरण है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ये पूरी की पूरी जो हमारी जो एनवायरनमेंट को जो लॉस कर रहे हैं या जो ईआईए विदाउट ईआईए करके मतलब कोई प्रोजेक्ट स्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उसे उन केस को एनजीटी देखती है और उन्हें पनिश करती है और फॉर द बेटरमेंट ऑफ द आवर सोसाइटी एज वेल एज आवर एनवायरनमेंट आल्सो। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ ऐसी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है जो एनएबीटी जो इसे हम बोलते हैं, इसमें फिर एनएबीएल एनएबीटी जो ये आपको दिखाया है ना, एनएबीटी फिर एनएबीएल का एक हमें वो देती है, सर्टिफिकेट देती है एक हमारी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए कि दिस इज द गुड क्वालिटी फॉर मतलब फॉर द एक तरह से सोसाइटी की हेल्प करने के लिए, सोसाइटी की सेवा करने के लिए ये बहुत अच्छी है कंपनी या प्रोजेक्ट या फिर कोई इंडस्ट्री, तो वहां पर उसे एनएबीएल लेना पड़ता है। तो एनएबीएल हमारी एनएबीटी एजेंसी देती है। यार एक्रेडिटेशन में आपको अभी बताया एनएबीएल एक्रेडिटेशन होता है नेट का। फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ईपीए इज अनदर एजेंसी इन द कंजर्वेशन इन द सस्टेनेबिलिटी टू द एनवायरमेंट एज वेल एज द आवर सोसाइटी। Category A project that require the mandatory environmental clearance and thus they do not undergo the screening process, है ना, ये स्क्रीनिंग प्रोसेस से नहीं गुजरेगा, सीधा सीधा मैंडेटरी है यदि कैटेगरी ए में फॉल करता है तो कोई प्रोजेक्ट, तो उसमें पहले ये होगा ही होगा। और फिर सेकंड थिंग इज द कैटेगरी बी प्रोजेक्ट अंडरगोज द स्क्रीनिंग प्रोसेस एंड दे आर द क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स। एंड फर्स्ट वन जैसे मैंने आपको भी बताया था पिछली स्लाइड में, कैटेगरी बी1 प्रोजेक्ट जो होता है मैंडेटरीली रिक्वायर द ईआईए, है ना, वो मैंडेटरी रिक्वायर ईआईए होता दिखाई देता है। फिर थर्ड वन जो B2 जो कैटेगरी है प्रोजेक्ट डू नॉट रिक्वायर द ईआईए रिक्वायर नहीं होता, पर कैटेगरी B1 में तो केस टू केस वेरी करता है कि उसमें देखा जाता है कि ये बहुत ही उसमें कंप्रहेंसिव ईआईए होना है, बड़ा वो होना है या शॉर्ट टाइम का कोई ईआईए होना है, तो वो चीज देखती। B2 में यदि कोई फॉल करता है उसमें आवश्यकता नहीं होती है ईआईए की और उसे वैसे ही स्टेब्लिश कर दिया जाता है, उसे एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो होता है ईसी जो होता है वो प्राइमरी लेवल पे दे दिया जाता है। ऑल कैटेगरी ए प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड फॉर द प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस, सबसे पहले वो प्रायर एनवायरमेंट क्लियरेंस की उसकी जरूरत होती है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको मैंने बताई, ये बहुत बढ़िया एक लेक्चर हो गया आप लोगों के लिए। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 2020 मैंने आपको अभी बताया कि 2020 जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री हैज पब्लिश द ड्राफ्ट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 विद द इंटेंशन ऑफ द रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग ईआईए नोटिफिकेशन 2006 अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एज यू नो वेरी वेल अबाउट दैट, इट इज अ गुड फॉर एनवायरमेंट एज वेल एज द आवर सोसाइटी for the betterment of the better future here. And you know I have discussed the last lecture, if you really think the environment is less important than the economy, try holding your breath while you count your money. यदि आप इकोनॉमी को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हो, पैसे को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हो, जब आप अपनी मनी को गिन रहे हो तो अपनी जो ब्रीथ को है उसे होल्ड कर लीजिए, देखते हैं कितना पैसा आप गिन पाओगे। तो हमें ये आज सोचने की आवश्यकता है कि मनुष्य की नीड आराम से पूरी हो रही है, पर मनुष्य की कभी भी ह्यूमन बीइंग्स की ग्रीड पूरी नहीं होती है। यदि ग्रीड की तरफ चलेंगे तो कहीं ना कहीं वो इन द फॉर्म ऑफ द डिजास्टर के रूप में हमारी जो मदर अर्थ है वो हमें उसका रिजल्ट देगी और बहुत सारी हमारी जो लॉसेस होगा हमें लाइफ में। कंक्लूजन में तो हम आते हैं, दिस लास्ट 2 स्लाइड ऑफ दिस लेक्चर, मैं बस क्लियर कंप्लीट करने वाला हूं डियर स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि वी नो दैट द सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशन लाइक एयर वाटर फूड एंड एसेंशियल फॉर द मैन सर्वाइवल अपार्ट फ्रॉम देयर अवेलेबिलिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द क्वांटिटी मस्ट बी एश्योर्ड अकॉर्डिंग टू मैन्स नेचुरल एंड acquires the capacity for the substances progresses in the industrialization as the both environmental hazards such as the air water noise pollution, these have the cause many health problems and disease. As it has been said, we do not inherit the environment from our forefather, we borrow it from future generation. समझे?
डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा ऋण है जो हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उन्हें हमें लौटाना है भाई ऐसे ही। तो इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू एम्फसाइज दैट देयर इज नो सिंगल सॉल्यूशन to the industrial pollution and the related thing like the urbanization, industrialization, undesirable changes of the environments in the form of the pollutants, pollutions, and the awareness program is the mass scale should be encouraged. A team of the company, the professional workers, social scientists and administrators may be entrusted with the task of the evolving the effective methods to controlling the industrial pollutions and to establish the EIA must for the every big project in India. However, the most desirable participation and the contribution would be the general population. जनरल पॉपुलेशन की तरफ से आना चाहिए, जहां पर EIA में 2 रिव्यू पूछेंगे, 2 फीडबैक पूछेगी, एक तो स्कोपिंग के समय, एक हमारा जो रिपोर्ट प्रिपरेशन होती है रिव्यू के समय वहां पर पूछा गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड टू चेंज द माइंड सेटअप ऑफ द पीपल, फॉलो द नॉर्म्स अबाउट द हेल्थ हाइजीन, sanitation, cleanliness and environmental ethics, and using natural resources in such a way which may help in control the industrial pollution as well as the another problems like the industrialization, urbanization, जो चीज़ें हो रही हैं उनसे जितनी भी नेगेटिविटी आ रही है या हमारा पोल्यूटेंट्स के रूप में जो या डिफोरेस्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हमारी वाइल्ड लाइफ का डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों को हमें आज देखने की आवश्यकता है. एंड लास्ट स्लाइड्स ऑफ माय लेक्चर, सेव द एनवायरनमेंट. थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट्स, आपने इतने धैर्य से ये सब सुना. मेरा ये लेक्चर आज कंप्लीट हुआ. थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू.